नमस्कार खोज 24 আপনাদের স্বাগত। আজকে আমরা এসেছি দিল্লিতে কোথায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নেতাজি স্ট্যাচুর ঠিক সামনে। সত্যি গা যেন কাটা দিয়ে উঠছে। 75 বছর পরে নেতাজির মূর্তি বসেছে আমাদের রাজধানীতে। অনেক দিন ধরে মানুষের ইচ্ছা ছিল নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, কিন্তু কোনোভাবেই কিছু করতে পারছিল না। মোদী সরকার এসে যে স্টেপটা নিয়েছে তাতে আমরা বিশেষ করে ভারতবাসীরা সত্যি অভিভূত। নেতাজি কিন্তু কোনো বাঙালির নয়, নেতাজি সারা ভারতবাসীর, এটা মনে রাখতে হবে। এবং নেতাজি নিয়ে অনেক তথ্য, অনেক অজানা তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, আমরা আরও তুলে ধরব। প্রফেসর কপিল কুমার, নেতাজি রিসার্চার, অনেক কিছু তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরছে, সেগুলো আপনাদের দেখাবো। আমরা আজ কপিল কুমার স্যারের কাছে এসেছি। কপিল কুমার স্যারের একটা ছোট্ট সুন্দর বই রিলিজ হয়েছে, যেটা চিলড্রেনদের পক্ষে, বিকজ আমরা ইতিহাস ভুলতে বসেছি। নতুন করে ইতিহাস জানতে হবে এবং স্যার কিছুটা ইন্ট্রোডাকশন ছোট্ট একটা বই স্টুডেন্টদের জন্য দিয়েছে। ইট ইজ ভেরি নাইস। আমি সেই বিষয়ে কথা বলছি। लॉयंस ऑफ भारत और भारत के शेर, यस, इसको निकालने के पीछे मेरा एक सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे बच्चों को आईएनए का और नेताजी का इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता। आप देखिए, नेताजी ने 91 लोगों को तगमा-ए भारत, शेर-ए हिंद, शेर-ए बहादुरी ये मेडल दी। उनकी जो वीरता की कहानियां हैं, जो उनके बलिदान हैं, कुछ नहीं इन एनी टेक्स्ट बुक और बच्चों की कहानियों के अंदर। तो इसलिए आज के बच्चों को वो असली इतिहास बताने के लिए एक बहुत ही इंटरेक्टिव तरीका मैंने इसमें निकाला कि मैं खुद ऐतिहासिक बाबा बन के बच्चों को वो कहानी सुना रहा हूँ, नैरेटिव दे रहा हूँ। और उसमें बच्चे सवाल भी पूछते, जैसे बच्चे ने पूछा कि नेताजी ने जेल से आने के बाद में क्या किया, तो मैंने बोला वो चुनाव लड़े, सीआर दास जी। और पहले तो वो बच्ची पूछती है, चुनाव मोदी की तरह जीत गए या हार गए? मैंने कहा नहीं, जीत गए। इसी तरीके से जब नेताजी वो भटियाली गाने को कहते हैं, किश्ती को चलाते हुए जब वो अपना बाढ़ पीड़ितों को सहायता करने जा रहे हैं, तो वो बच्ची पूछती है भटियाली क्या होता। तो मैंने कहा बेटा, ये जो बंगाली में, बंगला में बोलते हैं इसको, कि जो गीत गाता है नाविक, उसको बोलते हैं। तो कहती है जैसे वो गाना था, गंगा वो नदियां चले चले रे धारा। मैं कहा हाँ। तो फिर बच्चा बोला कि नेताजी संगीत में भी विश्वास करते थे। मैं कहा हाँ बेटा, क्योंकि संगीत जो है वो आदमी को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक प्रेरणा देता है। तो दूसरा बच्चा कहता है मुझे याद आ गया, हम जब वैष्णो देवी जा रहे थे, थक गए थे, तो हम भजन गाते थे, हमको प्रेरणा मिलती थी। तो या इस तरीके की और चीजें, जैसे पहला ही जो इशू मैंने लिया है इसमें मैं नेताजी का जो मांडले जेल तक जाने का है, वहां तक का मैंने जिक्र किया है।
और इसके बाद में करीबन 100 और इस तरीके की पुस्तकें आएंगी, जिसमें रानी झांसी में रेजिमेंट में कैसी वीरांगनाएं भर्ती होने आई, कैसे वो लड़ी, कैसे बैटल फ्रंट्स पे लोग लड़े और हमारे सैनिकों में क्या उत्साह था, कैसे वहाँ के प्रवासी भारतीयों ने जो है वो अपना सब कुछ त्यागा आजाद हिंद फौज के लिए, और फिर कैसे कांग्रेस का क्या रवैया रहा उनके लिए, नेहरू का क्या रवैया रहा उनके लिए, अंग्रेजों का क्या रवैया रहा, बाल सेना को लेकर के आजाद हिंद दल क्या था उसे एक्सप्लेन करते हुए कुछ ऐसी बातें जो सामने नहीं आई। और मैंने एक काम और किया है इस पुस्तक के अंदर, आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैंने कॉमिक के तरीके से केवल कार्टून ही नहीं बनवाए हैं, इसमें मैंने ब्लेंडिंग की है। और ब्लेंडिंग ऐसी की है, देखिए कि मान लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का जिक्र आया तो उनकी ओरिजिनल फोटो दी मैंने, या देखिए जिस तरीके से मान लीजिए रासबिहारी बोस का भी दिया। हाँ, रासबिहारी बोस भी मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए रासबिहारी बोस का ये है करतार सिंह सराभा सावरकर की किताब जब आई 1857 उसका क्या असर पड़ा, कैसे गदर पार्टी के लोगों ने आईएनए बनाने में मदद करवाई, और चित्तरंजन दास सियारदास का दिया पूरा, उसमें जानकी नाथ जी का फोटो है, शरद बोस जी का फोटो है। ये नेताजी का देखिए ऐसे डिस्क्रिप्शन किया कि जब उनको जेल हुई 6 महीने की तो उन्होंने कहा था ना कि मैंने क्या मुर्गा चुराया है जो मुझे 6 महीने की जेल दी जा रही है। तो इस तरीके से मतलब पूरा इस पुस्तक में किया है मैंने। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जैसे बच्चा पूछता है कि नेताजी क्या बचपन से ही राष्ट्रवादी थे, तो उनको मैंने बताया कि नेताजी कहते हैं खुद कि जब मैं 15 साल का था तब मेरी जिंदगी में विवेकानंद जी ने प्रवेश किया, तभी एक क्रांतिकारी बच्चा मुझसे आके मिला कलकत्ता से, जिससे मेरे क्रांतिकारियों से संबंध हुए। फिर बेनी माधव जी का कैसे उनके ऊपर असर था वो दिया, रामकृष्ण परमहंस जी का कैसे असर था वो दिया। तो उस तरीके से इसको लाके फिर ओटन वाले उसकी चर्चा की है मैंने, पूरी इसकी स्ट्राइक की जो हुई थी। नहीं, ये तो अब बहुत अच्छा लग रहा है कि 75 इयर्स के बाद कम से कम जो लायंस ऑफ भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बच्चे लोगों को जानकारी में आएगा। नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा आएगा धीरे धीरे। नहीं, 100 जो ला रहा हूं ना, हाँ, हर महीने एक निकालूंगा। नाइस। हिंदी में और इंग्लिश में। और अभी इसकी बात चल रही है, इसको बंगला में भी और उड़िया के अंदर भी ला रहे हैं इसको। স্বাধীনতার অনেক দিন পরেও কিন্তু সুভাষচন্দ্র বোসের পরিবার এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোকেদের যারা তাদের কাছে ছিল, বিশেষ করে সুভাষচন্দ্র বসুর কাছের যারা মানুষ ছিল তাদের উপর নজরদারি করা হতো। কেন করা হতো, কি কারণে করা হতো আমরা ঠিক জানি না, কিন্তু আরেক রিসার্চার অনুজ ধর আমাদেরকে অনেক কিছু তথ্য বলছে। चलून तार मुख থেকে सुनी की गुनी बोलছেন। अच्छा अनुज जी, हम लोग सब जानते हैं जासूसी हुआ था नेताजी का परिवार के साथ, और एक बच्चा चिट्ठी लिखा था दार्जिलिंग से जो नेताजी अभी जीवित है क्या नहीं, उसके ऊपर भी जासूसी हुआ था। क्यों, किस तरह का डर था? देखिए, पहले आपको ये जानना पड़ेगा ये जासूसी कांड बाहर कैसे आया। तो 2005 और 6 के आसपास की बात है। मैं और कुछ व्यक्ति हम लोग इकट्ठे हुए। हम चंद्रचूड़ घोष लंदन में थे, मैं दिल्ली में था, शायंतन दिल्ली में थे, और श्रीजीत पाणिकर हमारे त्रिवेंद्रम में थे। हम लोग नेताजी के सपोर्टर्स, हम लोग चाहते थे कुछ करना चाहिए। उस ज़माने में मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट्स सबमिट हो गई थी सरकार को, और सरकार ने पब्लिक नहीं की थी, और हमको मालूम था कि सरकार कांग्रेस की है तो ये रिपोर्ट रिजेक्ट होगी। और हमारे को इंडिकेशन लग गया था कि रिपोर्ट जो है वो प्लेन कैश की थ्योरी के खिलाफ में आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम लोग उस ज़माने में, आजकल तो ये फेसबुक ट्विटर वगैरह सब कुछ है, उस टाइम पर आपको पता कुछ नहीं था, तो याहू चैट रूम्स हुआ करते थे। तो हम लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, सब लोग, हमारी आपस में डिस्कशंस हुई हैं, और वहाँ करते 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 चंद्रचूड़ ने सजेशन दिया कि भी इशू को रेलिवेंट कैसे करें, कैसे हम जनता तक लेके जाएं, जनता पे मीडिया में कैसे आएगा। मीडिया वाले तो हमसे बातचीत करेंगे नहीं, तो पुरानी बात है, किसको इसमें इंटरेस्ट है। तो चंद्रचूड़ घोष ने एक आइडिया दिया था कि सूचना का अधिकार 2005 में हमारा लागू हुआ था, कि क्यों ना हम सूचना के अधिकार के अंतर्गत इनसे सवाल पूछें गवर्नमेंट से नेताजी के बारे में। मैं खुद जर्नलिस्ट था, तो मेरे को मैंने उसको रिजेक्ट किया। मैंने कहा नहीं यार, वो तो गवर्नमेंट बना कर देगी, इन्फॉर्मेशन देगी नहीं। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो इनफैक्ट अच्छी खबर होगी, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं वो ज़्यादा अच्छा खबर होगा, क्योंकि मीडिया में वो नेगेटिव खबर ज़्यादा चलती है। तो फिर एक हमने सरकार से हमने कुछ कागज़ मांगे।
तो ये पिटिशन हमने सूचना के अधिकार में हमने वहाँ से लगाई। हमने उनसे कुछ सरकार से कागज़ मांगे। सरकार ने हमें कागज़ देने से मना कर दिया, बोला कि नेशनल सिक्योरिटी है। केस बढ़ा और सूचना के उसमें फिर वो जो कमिश्नर A.N. तिवारी जी ने हमारा केस हैंडल किया था, वो फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। जब केस बहुत बड़ा हो गया तो उन्होंने एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बेंच के हवाले कर दिया केस को, जिसके अध्यक्षता उस ज़माने के जो आज़ाद हबीबुल्लाह जी जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे उसने करी। तो 5 कमिश्नर, एक्स्ट्रॉर्डनरी सेशन हुआ था, रिकॉर्ड पर है, उनको और गृह मंत्रालय के लोगों की और हमारे आपस में भिड़ंत हुई है। हमारा मतलब एक बाकायदा कोर्ट रूम की तरह हमारा केस यहाँ पे दिल्ली में हुआ था। तो वहाँ विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय के जो उस ज़माने में जो लोग आए थे सेक्रेटरीज, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड बोला कि हमारे पास कोई 70,000 के आसपास नेताजी से जुड़े हुए कागज़ हैं, डेथ मिस्ट्री वाले, और उसमें से कुछ कागज़ ऐसे इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि अगर उनको हम पब्लिक डिस्क्लोज कर देंगे तो देश भर में कानून व्यवस्था की स्थिति पे नुकसान, मतलब प्रॉब्लम होगी, खासकर बंगाल में। इट मे लीड टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, ये उनके शब्द थे। तो सूचना का ये जो कमिश्नर जो थे वजाद साहब और बाकी लोगों ने हमें सपोर्ट किया कि नहीं ये गलत बात है, आप नेताजी पे कोई डॉक्यूमेंट को छिपा सकते नहीं, ये सारा मटेरियल निकाल करके आप नेशनल आर्काइव में डालिए। हमारे फेवर में हुआ, हम लोगों ने लड़ाई हम लड़ते रहे। हमारी वजह से मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में इन 70,000 पेजेस में से कुछ 1,000 पन्नों को रिलीज़ कर दिया, रिलीज़ करके नेशनल आर्काइव भेज दिया 2012 में। अब नेशनल आर्काइव में जब चीज़ें जाती हैं तो वहाँ आपको पता कि कैटलॉगिंग होती है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, वहाँ एक प्रोसेस चलता है बहुत लंबा चौड़ा, और ये कागज़ हज़ारों हज़ार कागज़ थे। तो ये कागज़ वहाँ पे 2014 के आखिर में अवेलेबल हो गए, और क्योंकि हम ही लोग इसमें इन्वॉल्व थे तो मैं नेशनल आर्काइव में देखने के लिए गया, और वहाँ जाके एक बड़ी घटना घटी। वो घटना ये थी कि देखिए, जब ऐसा होता है कि ये घटना विदेश में भी घट चुकी है, जब आप हज़ारों कागज़ों को पब्लिक करते हैं तो कई बार गलती से वो चीज़ निकल जाती है जो निकालनी नहीं होती है। तो ये गलती अमेरिकी भी कर चुके हैं, CIA वालों ने गलती की थी। तो गलती से जब मैं फ़ाइल देख रहा था तो मैंने को देखा कि वो नेताजी के परिवार पे जासूसी की फ़ाइलें वहाँ पड़ी हुई थी, और जो मुझे याद है उनकी फ़ोटो कापीज़, ओरिजिनल फाइल्स नहीं थी वो, मतलब वो भी ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल शायद अभी भी कहीं सीक्रेट पड़ी होंगी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास में। फ़ोटो कापीज़ जो थी वो पड़ी थी, वो मेरे हाथ में लगी, और मैंने चंद्रचूड़ घोष को फ़ोन किया कि चंद्रचूड़ ये वाटरगेट स्कैंडल है भारत का, कि ये लोग जासूसी कर रहे थे और करके ये हुआ। उसके बारे में मैंने लिखा, और ये उसी के बाद से हमारी वजह से ये पूरा जासूसी कांड जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारी वजह से पूरी मीडिया में छाया। और 2015 में उस घटना की वजह से जितनी पब्लिसिटी या जितना मतलब नेताजी के इशू को मिला है वो 70 साल में नहीं मिला होगा। उसके बाद से ये सारी डेवलपमेंट हुई है कि ममता सरकार ने भी अपने फाइल पब्लिक किए, उसमें भी और कागज़ निकले हैं जासूसी के बारे में कि उन्होंने जासूसी कर रहे थे। वहाँ पे ये जो पूरा सामान जो निकला है जासूसी का पूरा जो निकला है, उसमें देख के ये दिखाई देता है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स बंगाल का, देश में और जगह का भी, बॉम्बे में भी और मद्रास के अंदर भी, उस ज़माने का मद्रास आजकल चेन्नई, सेंट्रल इंटेलिजेंस IB के कहने पे वो हर एक उस इंसान की जासूसी कर रहा था जिसका नेताजी से कोई भी लिंक हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे इतिहास हिस्टोरियन हो, चाहे वो बच्चे भी क्यों ना हो। तो पूरे देश में एक जासूसी का नेटवर्क चला हुआ था उस ज़माने में, पंडित जी के टाइम पे, BC रॉय के ज़माने में, कि नेताजी पे जासूसी करो। इसका मतलब सब लोगों ने यही निकाला, नेताजी के परिवार के लोगों ने भी ये स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब ये था कि जासूसी नेताजी की हो रही थी। अब क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं मालूम था कि नेताजी कहाँ पर हैं, तो जो भी व्यक्ति जिसका नेताजी से कुछ भी जुड़ा हो उसकी आप जासूसी करो। उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है। पृथ्वीलाल सब्भा नाम का एक व्यक्ति था, उसने चिट्ठी लिखी नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस को 1949 में, जब नेताजी को मरे 4 साल हो चुके हैं, और सवाल पूछा कि क्या नेताजी जीवित हैं। तो इन्होंने जाकर उस पर जासूसी करनी शुरू कर दी, और उसका रिकॉर्ड निकल के आ रहा है कि ये तो 8वीं 9वीं का बच्चा है। इसके स्कूल में जाके पूछा तो हेडमास्टर ये बोलता है इसके बारे में, और इसके खिलाफ में, लेकिन पॉलिटिकली इसके खिलाफ में कुछ नहीं है। तो आप ये देखिए कि आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इंटॉलरेंस हो गया, ये हो गया, और ये घटना है उस ज़माने की। जो BC रॉय नाम का गांधी का डॉक्टर जो बंगाल के अंदर बड़ा फेमस है, वो BC रॉय और चाचा नेहरू जो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेट बनते हैं अपने आप को, ये लोग इतनी नीच हरकतें कर रहे थे कि इन लोगों ने जासूसी करने के लिए बच्चों को नहीं छोड़ा लोगों ने। मतलब ये तो इसकी तुलना तो आप अमेरिका वगैरह में जो वाटरगेट स्कैंडल में कुछ भी नहीं उनके सामने, जितना हम लोगों ने यहाँ पे धांधली करी है, और ये लोग पकड़े नहीं गए। वाटरगेट स्कैंडल तो क्यों बाहर आ कि वो पकड़े गए थे वो लोग वहाँ पे, ये लोग पकड़े नहीं गए, ये एक्सपर्ट हैं जासूसी करने में। वो तो गलती से वो फाइलें बाहर निकल के आ गई। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो फाइलें बाहर आई हैं वो बहुत थोड़ी सी फाइलें बाहर आई हैं।
নেতাজি চেয়েছিল অখণ্ড ভারত, কখনো পাকিস্তান বাংলাদেশ এসব ভাগ চাইনি। আমি আগের এপিসোডেও বলেছি, এবারও বলছি। আর এমন একটা দেশ চেয়েছিল যেখানে সবাই স্বাধীনতাকে যেরকম সম্মান দেবে সেরকম রাষ্ট্রকে সম্মান দেবে। ব্রিটিশরা যে চক্রান্ত করেছে তার শিকার আমরা অনেক দিন ধরে হয়েছি, আর কিন্তু আমরা হব না। সুভাষচন্দ্র বোস যা যা বলে গেছিল সেগুলো যদি আমরা এখনও ফলো করি, আমরা আগামী দিনে আরও সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে পারবো। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये सॉल्यूशन होने के लिए थोड़ा बंगाल के अंदर लोगों में अवेयरनेस आना ज़रूरी है। बंगाल में लोगों में अवेयरनेस है, लेकिन बंगाल की जो एलीट क्लास है, जो वहाँ के रूलिंग क्लास, पॉलिटिकल जमात जो होती हैं वो, और इंटेलेक्चुअल क्लास, वो नेताजी में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं साफ आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्टेड नहीं है। उसमें से बहुत से हॉस्टाइल भी है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक मोमेंटम नहीं बिल्डअप हो पा रहा। तो जिस दिन बंगाल नेताजी के पीछे खड़ा हो गया, ये सारा केस खुल जाएगा, सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে। নেতাজির এপিসোড নেই, আবার আমরা আসবো। নমস্কার, আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন।